नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा? भारत चीन रिश्तों की कहानी, जिसके लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी। आज हम उनसे इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा? भारत चीन रिश्तों की कहानी पुस्तक में आपने ड्रैगन को चीन और हाथी को भारत का प्रतीक बताकर बहुत ही रोचक अंदाज में भारत के खिलाफ चीन के दुश्मनागत वाले रवैये और इस वजह से रिश्तों में पैदा तनाव की वजह बताई है। ड्रैगन चीन के जनजीवन में 2000 साल पहले से काल्पनिक प्राणी के तौर पर लोकप्रिय रहा है, और यदि कहा जाए कि ड्रैगन जैसा डरावना दिखता है एक राष्ट्र के तौर पर, चीन वैसी ही हरकत न केवल भारत बल्कि दुनिया के बाकी देशों के साथ भी करता रहा है तो गलत नहीं होगा। चीनी नेता कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी को आपस में नृत्य करना चाहिए, न कि झगड़ा। सवाल यह उठता है कि क्या ड्रैगन और हाथी क्या एक साथ नाच सकते हैं? ड्रैगन तो एक दयाकार सांप की तरह दिखता है। क्या ऐसा ड्रैगन हाथी के साथ नृत्य कर सकता है? क्या यह नृत्य बेमेल नहीं लगता है? ड्रैगन देखने में ही हिंसक स्वभाव का लगता है और बेचारा हाथी उकसाए जाने पर ही अपना आपा खोता है, तो सामने वाले को खैर नहीं। इन दिनों भारत चीन के पूर्व लद्दाख इलाके की सीमाओं पर ड्रैगन इसी तरह की पुकार कर रहा है। रंजीत कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अमीर साठे जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए मुझे। तो दर्शकों, आज हम रंजीत कुमार की लिखी गई इस रोमांचक किताब के बारे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। रंजीत जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि भारत के खिलाफ चीनी ड्रैगन क्यों फुकार मार रहा है बार बार? देखिए, आपने बहुत ही सही तरीके से चीन के चरित्र को उजागर किया है। चीन क्यों फुफकार मार रहा है? चीन एक ड्रैगन की छवि अपनी पूरी दुनिया में पेश करता रहा है और उसी छवि के अनुरूप वह अब दिखने भी लगा है। ड्रैगन एक दैत्याकार सांप की तरह हम देखते हैं चीन के सांस्कृतिक समारोह में, चीन के राष्ट्रीय पर्वों के मौकों पर ड्रैगन को जिस तरह से पेश किया जाता है वो बहुत ही डरावना लगता है, एक दैत्याकार सांप की तरह। तो आज उसी छवि के अनुरूप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ड्रैगन पेश आने की रणनीति पर चल रहा है। पेश ड्रैगन की तरह अपने को पेश करके वो सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। देखिए, चीन को आज अपने आर्थिक और सामरिक ताकत पर बहुत घमंड हो गया है और इसी आर्थिक और सैनिक ताकत के बल पर वो पूरी दुनिया पर छा जाना चाहता है और इसी इरादे से उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की योजना लागू करनी शुरू की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो पूरी दुनिया में एक ढांचागत सड़कों का आवागमन का एक जाल बिछा देना चाहता है ताकि पूरी दुनिया पर उसके आर्थिक बाजार का कब्जा हो सके और इसी इरादे से उसने बेल्ट एंड रोड की पहल शुरू की। और लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि भारत ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से मना कर दिया। चीन को यह बात काफी अखरी और यही वजह है कि चीन भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए, भारत पर सैनिक और आर्थिक दबाव बनाने के इरादे से वो भारत के खिलाफ फुफकार मार रहा है। आपने पहले ही सवाल में चीन को बेनकाब किया और जिस तरीके से वो अन्य देशों हो या भारत हो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। मेरा सर दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने अपनी पुस्तक ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा में ड्रैगन को चीन का प्रतीक बनाकर भारत पर पिछले साल 5 मई को किए गए हमले के बाद चीन को आक्रामक रवैये के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक अंदाज में चीन में प्रवास में अपने अपने अनुभवों में आधार पर की है। आखिर चीन की मंशा क्या है सर? देखिए, चीन की मंशा बहुत साफ है। वो भारत के लद्दाख इलाके पर कब्जा करना चाहता है, वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर कब्जा करना चाहता है और इसी इरादे से वो भारत पर सैनिक दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहा है। देखिए, चीन की मंशा भारत पर न केवल भारत पर दबाव बनाने की है बल्कि अपने जितने भी सागरीय पड़ोसी देश हैं उन पर वह आर्थिक और सैनिक दबाव बना करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। चीन का रवैया
हमेशा से विस्तारवादी रहा है, वो पड़ोसी देशों के भूभाग पर कब्जा करने की रणनीति पर हमेशा चलता रहा है। देखिए, चीन का जो आज जो मौजूदा स्वरूप है, जो भौगोलिक इलाका है, जिसमें मंगोलिया का इलाका है, जिसमें तिब्बत का इलाका है, सिंचियांग का इलाका है, ये चीन के मूल हिस्से नहीं रहे हैं। ये सभी हिस्से चीन के छिंग साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 17वीं-18वीं शताब्दी में चीन में शामिल किए गए, और आज भी चीन उसी विस्तारवादी मानसिकता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि चीन ने न केवल भारत बल्कि अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी एक तनाव का रिश्ता बनाया हुआ है, और सारी दुनिया चीन की ओर संकित निगाह से देख रही है। मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि भारत और चीन से लगने वाली पूर्व लद्दाख की सीमाओं में चीन सेना द्वारा की गई घुसपैठ 1 साल बाद भी तनाव का माहौल खत्म नहीं हुआ है। दोनों देश की सेनाएं आमने-सामने तैनात हैं। दोनों देश की सेनाएं बारूद के ढेर पर खड़ी हैं और एक छोटी-सी चिंगारी भी दोनों देशों में एक बड़े युद्ध की आग में ढकेली जा सकती है। क्या आपको इस युद्ध की छिड़ने की आशंका लग रही है? देखिए, भारत पर चीन सैनिक दबाव बना करके भारत को झुकाने की रणनीति पर चल रहा है। चीन चाहता है कि भारत पर सैनिक दबाव बनाकर भारत को इतना डरा दिया जाए कि भारत झुक जाए। चीन अपने पुराने जो सामरिक चिंतक हैं, सुन तzu, उनके दर्शन के अनुरूप दुश्मन पर हावी होने की रणनीति के तहत चल रहा है। वो चाहता है कि दुश्मन को इतना डरा दो कि युद्ध लड़े बिना ही दुश्मन आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन भारत जो है चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं, चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। और चीन जितना भी बंदरघुड़की दिखा रहा है भारत के खिलाफ, भारत ने उसे कभी भी उससे भारतीय जो राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व है उसके सामने कभी झुकने को तैयार नहीं हुए। चीन की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत पर दबाव बना करके भारत को पीछे हटने को मजबूर किया जाए, लेकिन चीन भारत के साथ सीधा युद्ध लड़ने की कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि चीन को पता है कि भारत की जो सैनिक ताकत है वो कम नहीं है। युद्ध में चीन को भी काफी लहूलुहान होना पड़ेगा। उसने देखा है कि गलवान में पिछले साल 15 जून को जिस तरह से गलवान की पहाड़ी चोटियों पर भारत की सैनिकों ने चीनी सैनिकों को लहूलुहान किया, उन्हें उनका जमकर मुकाबला किया। चीन को पता है कि भारतीय सैनिक भी पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो चीन कभी भी भारत के साथ सीधा युद्ध लड़ने की नहीं सोच सकता। वह युद्ध लड़ने की धमकी देकर के भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिस चाल से भारत पूरी तरह अवगत है और चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, आपने जैसे बात कही कि चीन विस्तारवाद की रणनीति पे काम कर रहा है। यह देखने में आया है कि न केवल भारत बल्कि अपने अन्य सागरिक पड़ोसियों देशों के साथ जहां चीन की सीमाएं लगती हैं, वहां पे भी चीन ने अपना दावा हर समय करते रहे हैं और इस इलाके की विस्तार करने की रणनीति अपनाती रही है। आखिर ऐसा चीन क्यों कर रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, चीन की एक बहुत पुरानी सोच रही है। वो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है, पृथ्वी पर मध्य साम्राज्य के तौर पर स्थित है। चीन अपने को मिडिल किंगडम कहता है। वो मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य कहता है। उसका मानना है कि पृथ्वी के मध्य में उसका साम्राज्य स्थित है, जहाँ से वो पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता है और करना चाहता है, और प्राचीन काल में वो करता रहा है, ऐसा उसका मानना है। और उसी सोच के अनुरूप आज भी चीन के जो शासक हैं वो चलना चाहते हैं, और इसी सोच के तहत वो अपने सभी पड़ोसी देशों के इलाकों को अपना मानते हैं। देखिए, चीन की जो पुराने नेता हैं, पुराने शासक रहे हैं, वह चीन के पड़ोसी देश जो पड़ोसी इलाके हैं, जैसे तिब्बत का इलाका है, जैसे तिब्बत से जुड़े हुए भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लद्दाख का इलाका है, ये सब चीन उसे अपना भूभाग मानता रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब चीन के प्रभाव क्षेत्र में कभी किसी काल में रहे थे। तो जो उसकी मिडिल किंगडम की मानसिकता है, इसी मानसिकता के अनुरूप वह अपना इलाकाई विस्तार करने की रणनीति पर चल रहा है। वह कभी इसे भूलना नहीं चाहता कि प्राचीन काल में उसका पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर किसी न किसी तरह का प्रभाव रहा है, और उसी प्रभाव को वह प्रादेशिक
विस्तार का स्वरूप देना चाहता है। सर, ये जो आपने विस्तारवाद की बात कही, क्या इस रणनीति के तहत क्या आपको लगता है कि चीन ने जो पड़ोसी जितने भी देश हैं, क्या कहीं उन्होंने अपने प्रभाव की वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और अब ऐसा लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट्स के तहत पे अब वो जो देश हैं जिन्होंने वहाँ पे उनको आने दिया और वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने अपने एसेट्स क्रिएट किए, अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कि ये देश कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं और कहीं न कहीं चीन अब उस पे दावा कर रहा है। तो क्या ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, चीन की हमेशा से रणनीति रही है कि जो छोटे विकासशील देश हैं, जो गरीब विकासशील देश हैं, उन्हें तरह-तरह से लुभा करके अपने चंगुल में फांस ले। जैसा कि उसने श्रीलंका में किया है, जैसा कि वो नेपाल के साथ कर रहा है, जैसा कि वो म्यांमार में करता रहा है। जैसे अभी आपने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका में चीन जिस तरह से हावी होता जा रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। श्रीलंका के जो राजनीतिक नेता हैं, उन्हें अपने प्रभाव में लेकर के, उन्हें गलत तरीके से प्रभावित करके श्रीलंका पर जिस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति पर चल रहा है, श्रीलंका के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है, श्रीलंका के बड़े शहरी इलाकों पर ढांचागत विकास करके, वहाँ शहरी विकास करके अपने लोगों को जिस तरह से वहाँ तैनात करने की रणनीति पर चल रहा है, वो चीन केवल श्रीलंका के साथ नहीं बल्कि एशिया के अलावा अफ्रीका के देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। अब उसकी रणनीति यह है कि वो लैटिन अमेरिका में, यूरोप में भी इसी तरह का विस्तार करे। वो देशों को ढांचागत विकास की मदद दे करके, उन्हें कर्ज दे करके, फिर वो देश यदि कर्ज नहीं लौटाने में सक्षम हो तो कर्ज लौटाने के बदले उन्हें उनके साथ दूसरे तरह के अनैतिक समझौते करके उन्हें अपने कब्जे में कर ले। चीन की हमेशा से रणनीति रही है और यही वजह है कि चीन ने अपनी इस रणनीति के तहत भारत की घेराबंदी करने की जो रणनीति लागू करनी शुरू की है। भारत इस मंशा का हमेशा जवाब देता रहा है। भारत इसको काटने की कोशिश करता रहा है और भारत ने हमेशा इसका प्रतिकार किया है। तो चीन को यह कभी पसंद नहीं आ रहा है। चीन भारत की घेरेबंदी करके भारत को विश्व जगत में आर्थिक और सैनिक तौर पर एक ताकत के तौर पर उभरने से रोकने की रणनीति पर चल रहा है और इसीलिए चीन और भारत के बीच जो मौजूदा तनाव का माहौल है, वो चीन की जो सामरिक सोच के अनुरूप है। चीन अपनी सामरिक जो उसकी मंशा रही है कि पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए, भारत उसमें आड़े आ रहा है। भारत जो चीन की हमेशा से रणनीति रही है कि न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व पर राज करे, तो चीन की यह जो महत्वाकांक्षा है, भारत उसमें आड़े आ रहा है और यही चीन को यही बात जो है चीन को पसंद नहीं आ रही। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपने अपनी पुस्तक में ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा में लिखा है कि चीन की कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। आप बताइए, चीन ऐसा कैसे करता है? देखिए, आपने ड्रैगन और हाथी की बात की। चीन के जो नेता हैं, चीन के बड़े जो राजनयिक हैं, वो हमेशा ड्रैगन और हाथी के बीच नृत्य का रिश्ता स्थापित करने की बात करते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ड्रैगन एक दैत्याकार सांप की तरह दिखता है, हाथी एक दूसरा सीधा-साधा सा जानवर दिखता है, स्थूलकाय जानवर की तरह दिखता है, दोनों में यह मेल नहीं खाता। लेकिन सबसे रोचक बात यही है कि हाथी और ड्रैगन के बीच नृत्य की बात करते हुए चीन के जो रणनीतिज्ञ हैं, भारत की पीठ पर वार करने की रणनीति पर चल रहे हैं। चीन की कथनी और करनी में जो फर्क है, इसका आपने मसला उठाया। देखिए, भारत ने भी साफ तौर पर चीन से कहा है कि ये जो मीठी-मीठी बातें हैं, हाथी और ड्रैगन के बीच नृत्य करने वाली बातें हैं, ऐसी बातें न करें। चीन यदि वास्तव में भारत के साथ दोस्ती चाहता है, तो उसे जो विश्वास निर्माण के जो समझौते किए गए हैं, आपस में परस्पर भरोसा बढ़ा करके दोस्ती बढ़ाने के जो समझौते किए गए हैं, उस पर अक्षरशः उसका पालन करें। देखिए, भारत और चीन के बीच जो 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इस पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच 1993 में, 1996 में, 2005 में और 2013 में 4 बड़े अहम समझौते किए गए। लेकिन चीन ने इन सभी समझौतों की भावनाओं को
तोड़ा, इसका उल्लंघन करके चीन ने जिस तरह से सीमाओं पर अतिक्रमण किया, वह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है। चीन की कथनी और करनी में यही फर्क हम देखते हैं। चीन एक तरफ कहता है कि भारत के साथ 2000 साल का रिश्ता रहा है, 2000 साल में दोस्ती रही है और इसी के अनुरूप भारत चीन के साथ दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाए, लेकिन एक तरफ वो सीमाओं पर सैनिक दबाव बनाए, भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण करे, घुसपैठ करे, भारतीय सेनाओं के साथ संघर्ष का रुख अपनाए और दूसरी तरफ मीठी मीठी बातें करके दोस्ती की बातें हो, तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। तो चीन की कथनी और करनी में भारी फर्क हम देखते हैं और भारत ने चीन को आगाह किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहेगी, सीमाओं पर तनाव का माहौल रहेगा, भारत और चीन के बीच रिश्तों का जो सामान्य दौर चलना चाहिए, जो सौहार्द का माहौल चाहिए, बना रहना चाहिए भारत और चीन के बीच, वो मुमकिन नहीं हो सकता। चीन को अपना रवैया बदलना होगा, हाथी और ड्रैगन को साथ साथ चलने का जो माहौल बनाना पड़ेगा, उस पर चीन को काम करना होगा। रंजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पुस्तक ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा में काफी रोचक शैली में बताया है कि चीन क्यों भारत सहित दुनिया के कई देशों के खिलाफ इतना आक्रामक हो गया है। चीन जिस तरीके से पूरे विश्व में विस्तारीकरण की रणनीति के तहत आर्थिक और सैनिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, उसको आज के हालात एवं परिप्रेक्ष्य में समझने की भी जरूरत है। अगर इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को amazon.in के अलावा notnull.com पर भी पढ़ सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अमय साठे sarkaritel.com और diplomacyindia.com के इस कार्यक्रम को आज समाप्त करता हूं और नए विषय को लेकर जल्द ही लौटूंगा। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद अमीय साठे।